वेलकम क्लास। आज वेलकम टू योर लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन फिजिक्स 2 क्लास। अभी तक वी हैव रीच्ड इक्वेशन 8.5 टिल इक्वेशन 8.53 सो फॉर। सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं क्रॉनिक पैनिंग मॉडल को पढ़ते पढ़ते, और अब हम इस इक्वेशन से ही कुछ रिज़ल्ट डिराइव करेंगे और स्पेशली देखेंगे कि व्हाट द सॉल्यूशन सेज। उसके लिए अब एक तो ये कि इस इक्वेशन तक पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल है, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे। और जब हम पहुंच गए हैं तो अब कुछ अजम्पशंस करेंगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए। उसमें सबसे पहली अजम्पशन ये है कि अगर हम ये कंसिडर करते हैं, सपोज़ करके देख लेते हैं कि क्या आता है आंसर। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि b टेंड्स टू ज़ीरो है। b टेंड्स टू ज़ीरो का क्या मतलब है, ये आपने बात जहन में रखनी है कि हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल की शक्ल में b इज़ ए विड्थ ऑफ वेल। अगर b टेंड्स टू ज़ीरो है तो v नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, v नॉट बहुत शार्प हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर हम b v नॉट लें बट द प्रोडक्ट ऑफ बी वी नॉट, अगर आपस में ये प्रोडक्ट हमेशा फाइनाइट रहेगी, तो इस कंडीशन, जब हम ये कंडीशन रखेंगे तो इसके साथ ही हमारी कंडीशन, हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। साइन हाइपरबॉलिक बीटा बी टेंड्स टू बीटा बी में, और कॉस हाइपरबॉलिक बीटा बी टेंड्स टू 1। ये किस कंडीशन के तहत है? अगर हम ये कंडीशन कंसीडर करें कि b इज़ वेरी स्मॉल, स्मॉल मीन्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ओके, देन v नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी बट प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट। अब इस कंडीशन के तहत साइन हाइपरबॉलिक की वैल्यू जो है ये बीटा बी के बराबर होगी, बट कॉस हाइपरबॉलिक बीटा बी जो है ये 1 को अप्रोच करेगा, और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ये भी तकरीबन बीटा को ही अप्रोच करेगा। ज़ाहिर है बीटा के सामने फिर अल्फ़ा तो बहुत मामूली हो जाएगा ना, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब जब हम ये अजम्पशंस पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी बीटा स्क्वायर, ये बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का मैंने लिखा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा बीटा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। ओके, यहाँ पे देखें बी ज़ीरो पुट कर दिया है, कॉस ये 1 साइन हाइपरबोलिक बीटा बी के बराबर, और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये करने लगी हूँ कि एक ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और एक ए से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, बाकी इक्वेशन सेम है। ओके, इसके करने के बाद मैं कैपिटल पी एक क्वांटिटी है, बीटा स्क्वायर ए बी बाय 2, इस क्वांटिटी को ये देखें बीटा स्क्वायर ए, ये वाला बी अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, एक तो बीटा इससे कैंसिल, ये भी यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब बीटा स्क्वायर ए बी बाई 2, इस क्वांटिटी को मैं पी के बराबर पुट करने लगी हूँ, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी पी साइन अल्फ़ा ए डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ए क्योंकि यहाँ पे मौजूद था, और प्लस कॉस अल्फ़ा ए इक्वल्स टू कॉस के ए। ओके, अच्छा, इसमें अब देखें पी को मैंने इसके बराबर पुट किया है, और अगर मैं इसमें बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो 2m वी नॉट ओवर 2h कैट स्क्वायर, और ये ए बी साथ, और ये किसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू पी की बचेगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल m वी नॉट
ए बी ओवर एच कैट स्क्वायर। अच्छा आप देखें कि ई की वैल्यू वी नॉट माइनस ई था ना, तो ई की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे इस पोटेंशियल के सामने ई की वैल्यू तो बहुत लेस हो जाएगी ना, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वी नॉट नज़र आएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 8.53, सॉरी ये इक्वेशन आपकी है जो हमने फाइंड की थी कल, ये 52 है और ये फाइनल इक्वेशन बनी है 8.53। और अब हम इसी को ही फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इसका सलूशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको ग्राफिकली सॉल्व किया जा सकता है बट मैथमेटिकली इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका ग्राफ बना के हम इसकी वैल्यूज़ ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैल्यूज़ और स्पेक्ट्रम, आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम किस तरह का आएगा। सो अगर अब हम नाउ इट्स टाइम टू plot this equation 8.53 graphically and to have the solution of these equations and energy band gaps। अब क्योंकि इसे ज़्यादा मज़ीद तो हम चल नहीं सकते, हम ग्राफ पहले प्लॉट करना पड़ेगा और उसके लिए हम देखें कि ये एक हमारे पास, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड लें, इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे अक्रॉस किसके, कॉस के ए के, ठीक है। तो कॉस के ए की मैक्सिमम वैल्यू वी नो दैट कि वो -1 से +1 के दरमियान होती है। अगर राइट हैंड साइड इक्वेशन देखें तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू -1 टू +1 है। सो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इसको मैं प्लॉट करने लगी हूँ लेकिन जगह ये ठीक है, थोड़ा मैं इरेज कर लूँ चीज़ों को ताकि मेरे पास खुली खुली इक्वेशन बने। इस इक्वेशन के मैं दोबारा राइट करूँगी, ठीक है। ओके, अब हम फाइनली रिज़ल्ट तक तो हम पहुँच चुके हैं, हम सिर्फ रिज़ल्ट को अब रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स में मुख्तलिफ कंडीशंस रख के, और रिज़ल्ट तक कैसे पहुँचे हैं कि हम फाइनली वी हैव रीड द इक्वेशन P sin alpha A divided by alpha A plus cos alpha A equals to cos K A। ओके अच्छा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन 8.53 और नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, एज अभी मैंने बताया कि cos के ए की मैक्सिमम वैल्यू -1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू cos के ए लेस देन +1। सिर्फ दो वैल्यूज़ के दरमियान में आपने ये पूरी कर्व ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं पहले ये दो वैल्यूज़ ही बना लेती हूँ, -1 और +1 तक की दो वैल्यूज़ के लिए। मेरे ग्राफ में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये -1 +1 और ये इसका एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, और ये इसका सेंटर है। ओके अच्छा, ये मैंने जो ये आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं पैरेलल, -1 +1 से, ये कॉस के ए को की वैल्यूज़ को मैंने मैक्सिमम, मतलब कॉस के ए की वैल्यूज़ सिर्फ इन दोनों लाइंस के दरमियान ही लाई करेंगी, तो मैंने इसकी लिमिट्स को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट द कर्व ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो पूरी कर्व आपको नज़र आ रही है ये वाली इक्वेशन के अंदर, इसको मैं पूरा प्लॉट करूँगी और इसकी अगर इसको मैं इस ग्राफ के ऊपर सेट करती हूँ अभी, और इसको प्लॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 8.52 अगेंस्ट अल्फ़ा ए, मतलब कि इस अल्फ़ा ए दूसरी तरफ हमने अल्फ़ा ए को हम चेंज करेंगे और इसके साथ क्योंकि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम अल्फ़ा ए की वैल्यू लेंगे, वर्टिकल एक्सिस कॉस के ए की वैल्यूज़ हम ले चुके हैं। और अगर अब ये हम कर्व प्लॉट करें तो ये इस तरह से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे रेड से प्लॉट करनी चाहिए, चलिए नहीं ब्लैक से कर देती हूँ, रेड से मैं हाईलाइट कर दूँगी। इसी तरह का ओके, ये कर्व ये कौन सी प्लॉट हुई है दोबारा से बता दूँ, ये वाली कर्व।
ओके, ये प्लॉट हुई है और इसके साथ ही हमें कुछ पॉइंट्स इसके मिलेंगे, कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अच्छा, कुछ पहले तो हम इसकी कुछ पॉइंट्स मैं बनाना चाह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है इस कर्व की इस पॉइंट पर आ रही है +1 पॉइंट। इसको मैं +1 कर्व +1 के साथ आ रही है और इस पॉइंट को मैं A कहती हूँ। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट मिनिमम लाइन को क्रॉस कर रहा है -1, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1 पे। इस पॉइंट को मैं B कहती हूँ। उसके बाद सिमिलरली यहीं पर ये एक और पॉइंट है लाई कर रहा मिनिमा पे, ये इसको पॉइंट C कह दिया। और अब भी मैक्सिमम अगला पॉइंट यहाँ पर आया है, लेट्स कॉल इट पॉइंट D। और उसके बाद मैक्सिमा का अगला पॉइंट है E। और अब यहाँ पे मैं कुछ डिफ़ाइन कर देती हूँ चीज़ों को कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो बी -1 जो है ये हमारे पास पाई पे आएगा और +1 जो है ये 2 पाई पे कर्व आएगी हमारे पास, क्योंकि कॉज नेगेटिव जो है वो पाई पे होता है, पॉजिटिव 2 पाई पे होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि जो कर्व बनाई है वो कहाँ तक, मतलब अब +1 से ज़्यादा वाली ये वाली हायर वैल्यूज़ तो एग्जिस्ट नहीं ना कर सकती, क्योंकि रेंज ही हमारे पास -1 से +1 तक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट्स कर लिए हैं। अब आप गौर से देखें कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं और प्लस हम इस कर्व से क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट नाउ, दैट सेज दैट द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्रिस्टल कंटेन्स ए नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कुछ इस कर्व में कुछ, अब देखें कि एनर्जी की कोई फिक्स वैल्यू हमें नज़र नहीं आती, इसकी बजाय हमें एनर्जी के बैंड्स मिलते हैं। वो मैं आपको अभी प्लॉट करके दिखाती हूँ। ये जो हमें एनर्जी के बैंड्स मिलते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट ले रही हूँ -1 से, ये बैंड विड्थ है इसकी कहाँ तक, ये +1। और फिर हमें एक और सिमिलरली हमें मिलता है बैंड विड्थ ये वाली C से, यहाँ से एक बैंड की पॉजिटिव ये एनर्जी बैंड्स हमें मिल रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये कौन कौन से एनर्जी बैंड्स, ए बी C D, और इसी तरह से ये कर्व चलती जाएगी, वैसे और भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वो सारे एनर्जी बैंड्स की आप कह लें कि वो अलाउड स्टेट हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और यहाँ पे भी आपको कुछ स्टेट्स नज़र आती हैं, कुछ ऐसे रीजन्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अब ग्रीन अगर मेरी मार्कर चले तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रीजन है, ये वाला दरमियान वाला, ये वाला BC, और सिमिलरली DE रीजन, ये ऐसे रीजन हैं जो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। कौन कौन सा रीजन है ये, BC एंड DE। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये फॉरबिडन रीजन्स हैं कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ स्टेट्स अलाउड हैं अकॉर्डिंग टू द रूल -1 से +1, और वो हमारे पास ABCD की शक्ल में मौजूद हैं। बट अब +1 to +1, -1 to -1 ये स्टेट्स तो अलाउड नहीं हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं। कुछ रीजन्स में इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं बिकॉज एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल। कुछ रीजन्स जो हैं वो टोटली प्रोहिबिटेड हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये पहला रिजल्ट है। ओके, अब सेकंड रिजल्ट देखिए, पहला रिजल्ट है। अब सेकंड रिजल्ट देखिए, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ P की कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। P हमारे पास किसके बराबर है, β² AB/2 for a given value of P as alpha A increases, मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं अल्फा A की इंक्रीज वैल्यू, तो तब क्या होगा, as alpha A increases the first term on the left hand side of equation 8.53 decreases। देखें, जब अल्फा A
इंक्रीज होगा तो ओवरऑल ये फर्स्ट टर्म क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. एंड द प्लॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अप्रोचेज दैट ऑफ ए कोसाइन कर्व. तो जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसका जो प्लॉट होगा वो सिमिलरली हमारे पास कोसाइन की शक्ल में चेंज हो जाएगा. कोसाइन कर्व आपको मिलेगी. द width of the allowed energy bands therefore increases with increasing value of alpha a. so हमें क्या नज़र आएगा कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, अल्फ़ा ए की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स हमारी कौन सी थी, ए बी सी डी. अच्छा, ये हम देखेंगे, ये इनकी विड्थ हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम अल्फ़ा ए की तरफ जाएंगे. इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ए, और वो हमें ये ग्राफ से नज़र भी आ रहा है. बुक में भी आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अब यहाँ पे तो ज़ाहिर है रफ कर्व बनाई है, बट प्लॉट जो ओरिजिनल प्लॉट है उसमें ए बी के बाद जो नेक्स्ट अलाउड, ये सी डी यहाँ पे आपको लग रहा है छोटा है, बट अब ये बड़ा होगा. ये वाला रीजन, इसकी विड्थ बड़ी हो जाएगी, अलाउड स्टेट्स बढ़ती जाएंगी. इसका मतलब है कि अल्फ़ा ए को आप बढ़ाएंगे तो इसके साथ क्या होगा कि अलाउड स्टेट्स बढ़ती जाएंगी. अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं. दैट सेज दैट लेट अस नाउ लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ पी ऑन द एनर्जी स्पेक्ट्रम. अब पी पॉइंट जो है, ये वैल्यू एनर्जी स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट रखती है. इफ़ पी इज़ मेड ज़ीरो, फॉर एग्जाम्पल अब पी ज़ीरो है, अगर पी ज़ीरो है, ये टर्म तो वैसे ही ज़ीरो के ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वी विल बी हैविंग cos alpha a equals to cos के ए फ्रॉम इक्वेशन 8.53. सिर्फ ये चीज़ें बचेंगी ना. अच्छा, इसका मतलब है हमारे पास अल्फ़ा ए इक्वल्स टू के ए. तो अब दोनों तरफ ये ए से कैंसिल, अल्फ़ा इज इक्वल टू के, और मैं स्क्वायर कर लेती हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर. अब अल्फ़ा किसके बराबर था, 2m e ओवर एच कैट स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है. तो ये क्या, ओए ई किसके बराबर आ गया, एच कैट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. एंड बाई रिकॉलिंग यू मे गेट दैट दिस इज़ द फ्री पार्टिकल एनर्जी. इलेक्ट्रॉन की फ्री एनर्जी, मतलब अगर के ये टर्म ना हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू हैव एनी बाउंड स्टेट, दे आर फ्री टू मूव. ये उसका सबूत है हमारे पास कि एनर्जी अब आपके पास जो आएगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी. तो इसका मतलब है कि सब कुछ जो हमारा पूरा बैंड बन रहा है, बैंड गैप्स बन रहे हैं, और पूरे ग्राफिकल आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं, वो सारे का सारा इस टर्म की वजह से बन रहा है. तो अगर ये टर्म नहीं होती तो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है. और इसके बाद और अगर आप इसकी इस एनर्जी की ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो पैराबोला होगा, जो कि फ्री पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम आता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम, वो हमें पता है कि वो पैराबोलिक होता है. ओके, एज पी इज ग्रेजुअली. अब पहले हमने क्या, अब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, व्हेन पी इज मेड टू ज़ीरो. तो हमारे पास ये आ गई, पूरा सोल्यूशन ये आ गया. उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट हम क्या अज्यूम करते हैं कि अब हम पी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है. हमें वैसे पता तो है कि अब ज़ाहिर बैंड गैप्स बनेंगे. अब उसको देख भी लेते हैं कि अब क्या होगा. अब पी को हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं ज़ीरो से. दी फॉरबिडन रीजन, अब जाहिर है कि रीजन्स अपीयर होंगे, पी की वजह से ही ये वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं. फॉरबिडन रीजन्स अपीयर होंगे. द विड्थ ऑफ द अलाउड रीजन्स डिक्रीजेज, द विड्थ ऑफ द अलाउड रीजन्स डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ फॉरबिडन रीजन्स इंक्रीजेज. जैसे ही पी बढ़ता जाएगा, अलाउड रीजन्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे. ज़ाहिर है पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए सारी स्टेट्स मौजूद थी, फ्री टू मूव था, इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी स्टेट व्हेन इट इज़ फ्री. तो बट लेकिन जब आप पी की टर्म ला रहे हैं तो अब इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाएगा कि वो किसी खास मखसूस स्टेट्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है. तो इसका मतलब है कि अलाउड स्टेट्स तो वो मखसूस कुछ हो जाएंगी और फॉरबिडन एनर्जी गैप्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. सो इन दी एक्सट्रीम केसेस व्हेन पी टेंड्स टू ज़ीरो, सो एक्सट्रीमली अगर पी बहुत बड़ा हो जाएगा, द अलाउड रीजन्स बिकम्स एक्सट्रीमली नैरो. तो इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत कम स्टेट्स रह जाएंगी जिनमें वो एग्जिस्ट कर सकता है. और एनर्जी स्पेक्ट्रम भी एक लाइन की तरह का है, जो आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम भी एक लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा.
इन दैट केस अगर हम इक्वेशन 8.53 की बात करें, अब p हमारे पास इनफाइनाइट हो रहा है, इन्फिनिट हो रहा है, और सो दिस इक्वेशन विल ओनली हैव ए सोल्यूशन अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि साइन अल्फ़ा ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ाहिर है इन्फिनिट तो हम नहीं बनाएंगे, हम कह देते हैं कि साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो ये किस पे ज़ीरो होता है? साइन एन पाई पे, साइन अल्फ़ा ए साइन एन पाई पे ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं अल्फ़ा ए इक्वल्स टू एन पाई, या स्क्वायर करें अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें 2m e ओवर एच कैट स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ से e की वैल्यू ले लेते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वायर। और ये आपके पास अगर आप और से देखें तो ये इनर्जी वैल्यू पहले कहाँ आपको मिली हुई है, ये वही एनर्जी वैल्यू है जो कि हमें कांस्टेंट पोटेंशियल बॉक्स में मिलती है इलेक्ट्रॉन की। बाय रिकॉलिंग we will note that now this equation gives the energy levels of a particle in a constant potential box of atomic dimensions की constant potential box में अगर हम एनर्जी वैल्यूज़ या एनर्जी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू यही आती है, वेयर ए इज़ दी विड्थ ऑफ द बॉक्स। और बट यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास लेटेस्ट कांस्टेंट है। सो ये हो गया, यहाँ तक हम p को ज़ीरो भी करके देख लिया और p को इन्फिनिट भी करके देख लिया। अब नेक्स्ट केस देखिए, लास्ट पॉइंट है फ्रॉम इक्वेशन 8.53 एंड फिगर 8.5। फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस फिगर, ये फिगर 8.5 है, मैं इसको मेंशन भी कर दूँ। फिगर 8.5 और इक्वेशन 8.53 को हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया है। फॉलोज दैट द एनर्जी डिसकंटिन्यूटीज अकर्स व्हेन। अच्छा, अब एनर्जी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है? व्हेन के ए इक्वल्स टू एन पाई। ओके, यहाँ से के एनर्जी बिकम्स डिसकंटिन्यूअस। एनर्जी यहाँ की वैल्यू यहाँ पे व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 50 इक्वेशन, मतलब ये वाली राइट हैंड साइड जब -1 मैंने मिटा दिया है, -1 टू +1 तक ये एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर और नीचे तो एग्जिस्ट नहीं ना करती ये वाले सोल्यूशन, सिर्फ ये वाली इन बाउंड्रीज़ के ऊपर ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए इसके बाद इक्वेशन डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि बाउंड्रीज़ के ऊपर ये एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? बाउंड्रीज़ के ऊपर। वो बाउंड्री क्या है? वो बाउंड्री आपके पास के ए एन पाई की शक्ल में ही आएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय ए, और वेयर एन इक्वल्स टू +-1 +-2 एंड सो ऑन। और अगर आप ये वैल्यूज़ लगा के पुट करके देखें यहाँ, तो आपको एक बहुत लॉजिकल रिज़ल्ट मिलेगा कि ये डिसकंटिन्यूटी जो हमने पुट की है कि इसके बियॉन्ड डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी, या ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर डिसकंटिन्यूटी होगी एनर्जी स्पेक्ट्रम की या एनर्जी की। तो आप देखें कि ये बाउंड्रीज़ क्या हैं, के इक्वल्स टू +-, अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूं +-n पाई या +-पाई बाय ए, +-2 पाई बाय ए एंड सो ऑन। और ये बाउंड्रीज क्या हैं? दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ ब्रिलियन जोन, वेयर वी नो दैट +-पाई बाय ए आर द बाउंड्रीज ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो इसका मतलब है, और ब्रिलियन जोन के बारे में भी अगर आप सॉलिड 1 से देखें, वो भी एक यूनिट सेल है बट इन रेसिप्रोकल लेटर्स। तो इसका मतलब है कि ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज़ के ऊपर आपके पास एनर्जी डिसकंटिन्यूअस आएगी। सो इसी तरह ये फर्स्ट सेल की बात हो रही है। अगर आप सेकंड सेल में जाएं ब्रिलियन जोन के, तो वो आपके पास -2 पाई बाय ए टू -पाई बाय ए सेकंड बाउंड्री आएगी, और एंड फ्रॉम पाई बाय ए टू 2 पाई बाय ए सेकेंड जोन। ये हमारी यहाँ इससे इस तक, मतलब द सेकेंड जोन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये सेकेंड जोन आपके पास आ गया। सिमिलरली 2 पार्ट्स में आपके पास थर्ड जोन आ जाएगी, -3 पाई बाय ए टू -2 पाई बाय ए, और +3 पाई बाय ए टू 2 पाई बाय ए 2 पाई बाय ए टू 3 पाई बाय ए।
तो ये आपके पास ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लास्ट हमारा पॉइंट यही कहता है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूटी आएगी आपके पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बाउंड्रीज़ के ऊपर। तो ये आज हमारा टॉपिक क्रॉनिंग पेनी मॉडल वाला कंप्लीट हो गया है, और ये पार्ट 2 है। इसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली है, जो सॉल्यूशन आया था उसको हमने ग्राफिकली डिस्कस किया, उसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, और हम इसी रिजल्ट जो मेन कंक्लूजन है उसी पे ही पहुंचे हैं कि हमारे पास भी जब भी पीरियोडिक पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ स्टेट्स मौजूद होती हैं जिनमें अलाउड रीजन जिनको हम कहते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं फॉरबिडन रीजन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही। Thanks for watching class. Stay tuned to this channel.